Good morning, students. Welcome to Sri Academy online platform. Class 8 Social Science History, Chapter number 3 Agrarian Structure under the British. Today I am going to explain the chapter in front of you. So listen carefully. Let's start. As we know that the chapter name is Agrarian Structure under the British. So listen carefully. I am going to explain. The British came to India as traders. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में आए एज अ ट्रेडर्स, व्यापारी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत में आए थे ब्रिटिश. द पॉलिटिकल अनरेस्ट ऑफ आवर कंट्री इन द 18th सेंचुरी एरोज द एम्बिशन ऑफ द ब्रिटिश. जो हमारे भारत देश का पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अनरेस्ट में थी, वो ऊंच नीच में थी. ठीक है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं थी, जो कि ब्रिटिश के एम्बिशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया लगभग 18th सेंचुरी के आसपास में. दे वेज्ड सेवरल वॉर्स अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नर एंड ग्रेजुअली एक्सपेंडेड देयर एम्पायर. ये लोगों ने बहुत सारे वॉर जो हैं वो लड़े, वॉर किए, युद्ध लड़े और प्रोविंशियल गवर्नर्स के विरुद्ध और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, फैलाया. टू कंट्रोल द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज़, जो कि नए नए टेरिटरीज़ जिसे इन्होंने एक्वायर्ड किया था उसमें कंट्रोल करने के लिए दे डेवलप्ड अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने बहुत ही जोरदार एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश किया. एंड रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, और अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी को, शक्तिशाली आर्मी को बढ़ाया. चलिए पढ़ते हैं. द रेवेन्यू सिस्टम. रेवेन्यू सिस्टम क्या है? इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्सपेंसेस of both the administrative bodies and the armies, it was necessary for the British to increase their financial resources. अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, जो कि इनके कानून व्यवस्था में जो लोग थे, और एंड द आर्मीज़, और जो आर्मीज़ में थे, उन लोगों के खर्चों को मेंटेन करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि वो ब्रिटिश जो हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्स को इंक्रीज़ करें. दिस वाज टू डन बाय, और ये कैसे हो सकता था? मैक्सिमाइजिंग द ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के द्वारा. बाइंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट एंड सेलिंग मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ऑफ इंग्लैंड एट हायर प्राइसेस. और क्या करते थे ये लोग? भारत के रॉ मटेरियल को सस्ते रेट में ख़रीदते थे और इंग्लैंड द्वारा मैन्युफैक्चर किए हुए सामानों को महंगे प्राइस में बेचते थे. तीसरा क्या है? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नर्स. और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनसे ये लोग लैंड रेवेन्यू लिया करते थे. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड के अलावा द ब्रिटिश नाउ फोकस देयर अटेंशन ऑन द डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू. जो ब्रिटिश का फोकस था वो अलग अलग रेवेन्यू के सोर्स पे जाने लगा था. द कंपनी एज दीवान. कंपनी को दीवान के रूप में इस्टेब्लिश किया गया. इन 1765, लगभग 1765 में, ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड क्लीव के गवर्नरशिप में, द मुग़ल एम्पायर शाह आलम सेकेंड, जो मुग़ल एम्पायर थे शाह आलम सेकेंड, ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की जो दीवानी थी, उन्होंने शाह आलम सेकेंड ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया. इन रिटर्न, और
बदले में द कंपनी वाज मेक एन एनुअल पेमेंट ऑफ ₹26 लाख टू हिम। और जिसके बदले में कंपनी जो है उन्हें सालाना पेमेंट करती थी, लगभग 26 लाख रुपए का पेमेंट जो है वो सालाना किया करती थी। द कंपनी एंड फोर्थ अपॉइंटमेंट टू डेप्यूटी दीवान। और उसके बाद जो कंपनी थी उसने 2 डेप्यूटी दीवान, वन फॉर बंगाल एंड अदर फॉर बिहार और बंगाल के लिए अपॉइंट किया। द दीवानी राइट्स gave the company full authority over the financial resources of the territory। दीवानी क्या करती थी कि कंपनी को फुल राइट अथॉरिटी दे दी थी फाइनेंशियल रिसोर्स पर, जो कि जिस टेरिटोरी का दीवान होता था उसका फुल राइट होता था उस टेरिटोरी के फाइनेंशियल रिसोर्स पे। इट कंट्रोल, और उसका कंट्रोल भी। फॉर ग्रेटर प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, द लैंड रेवेन्यू वाज नाउ farmed out annually to the highest bidder। जो लैंड की रेवेन्यू थी वो फार्म्ड होने लगी एनुअली, उसकी बोली लगाई जाने लगी बड़े बड़े बोली लगाने वाले लोगों के द्वारा। द इल इफ़ेक्ट ऑफ दिस सिस्टम सून केम फॉरवर्ड। और इस सिस्टम का जो कि एक बीमार पहलू था वो बहुत ही जल्दी सामने आ गया। As the tax collector was only interested in the collection of more and more revenue। जैसा कि जो टैक्स कलेक्टर थे वो ज़्यादातर इसी बात पे इंटरेस्ट रखते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। He hardly paid attention to improve the quality of his land। वो लोग बहुत ही कम हुआ करता था कि अपने ज़मीन के क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दें या उसे इम्प्रूव करें, ऐसा बहुत कम होता था। द पुअर पिजेंट वेयर एक्सप्लॉइटेड। जो गरीब पिजेंट थे, जो गरीब किसान थे, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाने लगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाने लगा। द हार्नेस ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फोर्स कल्टिवेटर टू आइदर रन अवे टू द जंगल और बिकम रॉबर्स। जो कि हार्नेस रेवेन्यू सिस्टम था, जो कि एक कठोर, एक निर्दयी रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जो था वो कल्टीवेटर्स को, जो किसान थे, उन्हें भाग जाने पे मजबूर कर देता था या फिर उन्हें एक रॉबर्स, लुटेरा बना दिया करता था। दस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइंस। और धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो गिरने लगा साइमल्टेनियसली। और साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो सफर्ड अ सेटबैक इन बंगाल। और जो ट्रेड और कॉमर्स जो था, जो वाणिज्य था, जो ट्रेड था, व्यापार था, वो भी मतलब बंगाल में उसका भी लेवल जो है वो गिरने लगा। द इंडियन गुड्स वेयर बॉट एट वेरी लो रेट। जो भारत के प्रोडक्ट्स थे, जो इंडियन प्रोडक्ट्स से सामान थे, उन्हें बहुत ही कम रेट में ख़रीदा जाने लगा फ्रॉम द वर्कर एंड सोल्ड बैक इन यूरोप एट मच हायर प्राइस। और उसे वर्करों से, गरीबों से कम प्राइस पे ख़रीद के उसे महंगे प्राइस में यूरोप में बेचा जाने लगा। द वीवर्स ऑफ सिल्क एंड आर्टिसंस वेयर कंपेल्ड टू वर्क अंडर हार्श कंडीशन। जो वीवर्स थे, सिल्क वीवर्स, जो रेशम के कपड़े बुनने वाले जो आर्टिशियंस थे, उन्हें मतलब एक हार्नेस कंडीशन में, एक मतलब दबाव के द्वारा जो है कि फोर्सफुली काम कराया जाने लगा। उनकी कंडीशन ऐसी होती थी। दस द स्किल ऑफ वर्कर्स गॉट रुइंड अंडर ऑपरेशन। और जो वर्कर के स्किल थे वो जो है कि धीरे धीरे ख़त्म होने लगे उन्हें। द फेमिनाइन ऑफ बंगाल इन 17 क्लियरली हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ द पीपल। जो फेमिनिन थी, जो स्त्री वर्ग के लोग थे बंगाल के, वो 1770 के आसपास में क्लियरली हाईलाइट हुए। प्लाइट ऑफ द पीपल व्हेन अबाउट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन डाइड। लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ चैप्टर वेरी वेल। We will discuss next part in next class. Thank you for watching.